जोर से मौसम खराब हो रहा है दोस्तों। एक महिला छोटी सी बच्ची को लेकर अपने हाथ में और एक दीवार की बगल में खड़ी हुई है। किसी ऑटो या किसी सवारी का इंतजार कर रही है कि कोई आए तो हम उसमें बैठकर घर जाएं, क्योंकि अगर इससे आगे मौसम बिगड़ा तो फिर हम घर कैसे जाएंगे और हम यहीं पर फंस जाएंगे। दोस्तों, जो भी सवारी या जो भी वाहन वहाँ से निकलता है, कोई भी अपनी गाड़ी ऑटो नहीं रोकता है और वो एक पल के लिए कहती है कि कैसी दिल्ली की व्यवस्था है, इतनी देर से हम यहाँ पर खड़े हैं लेकिन कोई भी अपनी सवारी नहीं रोक रहा है। तभी दोस्तों वहाँ पर एक ऑटो वाला आता है और ऑटो वाला देखकर उन माँ बेटी को और दूर से ही ऑटो को थोड़ा सा स्लो कर लेता है और उन दोनों के पास अपनी गाड़ी रोक देता है। जैसे ही ऑटो रुकता है तो झट से दोनों माँ बेटी, क्योंकि वो भीग चुकी थी हल्की हल्की सी, तो झट से उस ऑटो में बैठ जाती हैं और ऑटो वाला आगे चलने लगता है। लेकिन दोस्तों, जब वो माँ बेटी उस ऑटो वाले को देखती है, वो महिला खासकर देखती है, तो वो उसको देखकर कहती है कि तुम अभी अपना ऑटो रोको, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है और हम चाहे कहीं भी जाएं लेकिन हम तुम्हारे ऑटो में नहीं बैठेंगे। दोस्तों, क्या वह ऑटो वाला कोई धोखेबाज था या उस लड़की को महसूस हुआ कि मैं किसी गलत के साथ बैठ चुकी हूँ, या उन दोनों में कोई रिश्ता था, या एक दूसरे को दोनों जानते थे, समझते थे? इन सभी बातों के सवालों के जवाब आप लोगों को जानने हैं तो वीडियो को आगे ज़रूर देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से। दोस्तों, बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोगों ने अपने आप को त्यागा है हमें इस दिन को दिखाने के लिए, तो हमें इस दिन का सम्मान करना चाहिए। तो सभी वंदे मातरम बोलिए या कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना और एक बार उन शहीदों को याद करना जो हमारे लिए छाती पर गोली खाते हैं या हमारे लिए हमेशा धूप छाँव सब कुछ बिना देखे बॉर्डर पर खड़े रहते हैं अपने परिवार को छोड़कर, तो उनका भी बहुत मान सम्मान हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। जय हिंद जय भारत। और चलिए अब कहानी में आगे चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों बिहार के पटना से। बिहार के पटना में एक लड़की है, लड़की का नाम पूजा है। पूजा पढ़ाई ग्रेजुएशन भी कर रही है और साथ में ब्यूटी पार्लर सीख रही है। ब्यूटी पार्लर किस पर्पस से सीखा जाता है कि पूजा का सोचना होता है कि अगर मैं किसी नौकरी में नहीं लग पाई तो कम से कम अपना काम तो चला लूँगी और मैं कोई ब्यूटी पार्लर या कहीं पर काम कर लूँगी, तो ये भी एक रोजी रोटी का जरिया है। पूजा के पिता एक टीचर हैं और रिटायरमेंट पर हैं। पूजा की एक और बहन है और माँ है। कुल 4 लोग एक घर में रहते हैं। 3 माँ बेटी हैं और इनके ऊपर बस एक ही रखवाली है जो इनका पिता होता है। अब दोस्तों, जब पूजा जवान हो जाती है तो पिता को बेटी की शादी, सभी पिताओं को चिंता सताने लगती है कि हमारी बेटी अब बड़ी हो गई हैं, अब इनकी शादी के लिए तो देखना पड़ेगा। अब दोस्तों, इन चीज़ों को ना वही फील कर सकता है जिनकी बेटियां होती हैं। अब यहाँ पर पूजा का पिता रिश्ता ढूंढने लगता है तो रिश्ता मिल भी जाता है, लेकिन जहाँ पर वो रिश्ता मिला है वो रिश्ते वाले थोड़े से पूजा हर से अमीर हैं, पूजा हर थोड़े से एक लेवल उनसे नीचे हैं। क्योंकि जो पूजा का पिता था सरकारी टीचर था, तो सामने वाला जिसके बेटी के साथ वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात चला रहा है वो भी पूजा के पिता के स्कूल का दोस्त होता है और उस दोस्त के ही बेटे से वो व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। तो इसमें जो फर्क था अमीरी और गरीबी का, ये यहाँ पर दोस्ती में ख़त्म हो जाता है। तभी पूजा का पिता अपनी बेटी की शादी उनके घर में करने की बात करता है। दोस्तों, सभी को रिश्ता मंजूर हो जाता है। पूजा को देखने वाले आते हैं और पूजा को सिलेक्ट कर लिया जाता है। लड़की पसंद आ जाती है। पूजा के घर में जहाँ पर वो शादी कर जाएगी एक लड़का है, एक उस लड़के की बहन है और उसके भी माँ बाप हैं। 4 ही लोग वो होते हैं। अब दोस्तों, पूजा की शादी धूमधाम से कर दी जाती है। पूजा के पति का नाम संजय होता है। संजय बारात लेकर आता है और पूजा अपने सपनों की गठरी लेकर सर पर चल देती है उसके पीछे पीछे। भाई उसे अपनी नई गृहस्थी बसानी है। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स किया था वो कंप्लीट हो जाता है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद पूजा अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद
एक दो दिन तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जो पूजा की सास है और ननद है, उन्हें कुछ अपनी भाभी ठीक नहीं लगी थी। पूजा को जाने के बाद पता चलता है कि ये रिश्ता जबरदस्ती का है। दरअसल ये दोनों माँ बेटी मेरे रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन जो पूजा का ससुर जी है वो अपने दोस्त की बेटी को ही घर लाना चाहता है। इसी वजह से पूजा की शादी हो जाती है। थोड़ी सी पूजा के मन में थोड़ी सी एक ऐसी बनती है कि भाई माँ बाप ने ये नहीं देखा, लेकिन पूजा यहाँ पर ये भी सोचती है कि क्यों जबरदस्ती की थी, अगर मैं इनको मतलब नहीं हूँ इनके लेवल की, हमारे पिताजी पे कुछ नहीं था इतना ज़्यादा, तो क्यों भाई इन लोगों ने शादी की। लेकिन वो यहाँ पर चुप रह जाती है। अब दोस्तों मैटर क्या था, जहाँ ज़्यादा दहेज आ जाए तो भी परेशानी, जहाँ पर अगर कोई लड़की कुछ लाए ना तो भी परेशानी। अब जो पूजा की सास होती है वो शादी के 10 दिन बाद ही पूजा को ताने मारा करती है। ननद बात बात पर कहती है कि भाभी तुम कैसे कपड़े पहनती हो, भाभी तुम कैसे रहती हो, हम तो ऐसे रहते हैं, हमारे पास इतना पैसा है। क्योंकि जो पूजा का पति बना है दोस्तों, उसने अपने बलबूते पर अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर रखा है और उस बिजनेस की करोड़ों की कीमत है। अब यहाँ पर जब पूजा को ननद ताने मारती है तो पूजा को बुरी लगती है ये बातें, और सास भी कहती है। तो वो इन बातों को अपने पति से कहती है, संजय से, कि संजय जी, माँ जी हमेशा कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी ने तो कुछ नहीं दिया और तुम्हें ऐसे ही भेज दिया हमारे पास, तो मुझे ये बातें बुरी लगती हैं। दोस्तों संजय यहाँ पर अपनी पत्नी का साथ ना देते हुए अपनी माँ बहन का साथ देता है और अपनी पत्नी को डांट देता है। पूजा थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जब कोई लड़की ना शादी कर कर घर में आती है तो वो एक उस व्यक्ति के ऊपर अपना पूरा परिवार छोड़ कर आती है और एक ऐसे परिवार को अपनाती है जिससे उसका कोई वास्ता नहीं होता। दोस्तों ये बात समझनी चाहिए हम और आपको, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा। अब यहाँ पर पति जब नहीं सुनता है पूजा की बात, पूजा थोड़ी सी चुप हो जाती है, मायूस हो जाती है, अपने माँ बाप को भी ये बातें बताती है। पूजा के पिता कहते हैं कि बेटा आपको ये सब कुछ शुरू में सभी लड़की के साथ होता है, आपके साथ नहीं है, तो थोड़ा सा तो एडजस्ट आपको करना होगा। दोस्तों ये होती है माँ बाप की बातें। पूजा एडजस्ट करती है, लेकिन कहते हैं ना, जितना काम पुराना हो जाता है उतना ही सर चढ़ के बोलता है। अब धीरे धीरे बातें बड़ी होने लगी थी, जहाँ पर छोटा ताहना कसा जाता अब वो ताहना बड़ा हो जाया करता। 2-4 बात पूजा कह दी तो घर में और भी ज़्यादा लड़ाई और कलेश हो जाता। अब दोस्तों पूजा बिल्कुल ही परेशान हो जाती है इन लोगों से, कतई मतलब उसके सर पे ये बातें चढ़कर बोलती हैं। और पूजा कहती है कि अब की बार और इनसे कहूँगी, अगर ये कोई फैसला लेंगे तो सही रहेगा। इन सब चीज़ों को चलते चलते 8 महीने शादी को हो जाते हैं। पूजा मायके में भी कहती है, लेकिन पूजा की कोई नहीं सुनता है। दोस्तों जब अपने पति से दोबारा कहती है तो अब की बार तो वो पति पूजा पर एक हाथ थप्पड़ जड़ देता है और वो बेहोश हो जाती है। अब दोस्तों बेहोश जब हो जाती है तो वो कोशिश करते हैं, पूजा होश में नहीं आती है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनके कुछ टेस्ट कराने होंगे आपको, ये ऐसे कैसे बेहोश हो गई। तो दूसरे दिन पूजा और पूजा के पति जब हॉस्पिटल में टेस्ट कराने जाते हैं तो वहाँ पर पूजा प्रेग्नेंट निकलती है। दोस्तों पूजा गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती होने के बाद पूजा मन ही मन सोचती है कि क्या पता बच्चे आने के बाद ये लोग सारी बातें भूल जाएं और हम अच्छे से रहने लगे। पूजा घर आती है, सभी लोगों में बात फैलती है, ससुर को, सास को, सबको पता चलता है। ससुर जी तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो अक्सर अपने बेटे की बहू पर प्यार लुटाया करते, क्योंकि दोस्त की बेटी है। लेकिन सास इस बात से खुद खुश नहीं हुई थी। दोस्तों सास का वही रूटीन था जो पहले था, लेकिन पूजा फिर भी समय काटती है उनके बीच में रहकर। अब क्या था कि जैसे पूजा प्रेग्नेंट होती है तो उसका जी घबराता है, वोमिटिंग, उल्टियाँ होती हैं, तो उसमें भी उसका कोई साथ नहीं देता। काम भी करना और प्रेगनेंसी उसकी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत उसे आती हैं। हर किसी को, महिला को नहीं आती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब बच्चा उनके गर्भ में रहता है। तो दोस्तों जब ये सब चीज़ें होती रहती हैं तो ना ही तो पूजा की तरफ कोई ध्यान देता, ना ही उसका खाने का ध्यान, ना ही पीने का ध्यान। और पूजा बस एक काम करने वाली मशीन होती है और उससे हमेशा काम कराया जाता है और ख्याल उसका बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। दोस्तों इन बातों को चलते चलते इतना समय निकल गया कि पूजा के 9 महीने निकल जाते हैं। 9 महीने के बाद पूजा देखती है कि अब बच्चा होने का टाइम आ चुका है, लेकिन ये लोग अब भी मेरा ध्यान नहीं रखते। और अब पूजा को एक दिन दर्द उठता है और उसको एक सुंदर सी बेटी होती है। हॉस्पिटल में पूजा होती है, सुंदर सी बेटी को जन्म देती है।
अब हॉस्पिटल में उसका पति उसके साथ रहता है, ना ही तो ननद रहती है ना ही सास रहती है। अब 2 दिन बाद वो हॉस्पिटल से घर आ जाती है दोस्तों। जैसे ही घर आती है तो पूजा को कोई चाय पानी के लिए भी नहीं पूछता है। अब अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई हो और आपसे कोई ये कहे कि हमें नहीं पता, तुम्हें जो खाना है वो खाओ, जो पहनना है वो पहनो, तो भाई एकदम से जिस पर बच्चा हुआ है वो खाट से कैसे उठ सकती है। तो पूजा का कोई भी ध्यान नहीं रखता। अब पूजा एक दुखी इंसान की तरह अपने पति से कहती है कि मुझे ये चीज ला दो, मुझे ये कर दो। अब पति सुबह सुबह तो उसके पास रहता, लेकिन शाम को तो उसके पास नहीं रहता। दिन भर, पूरे दिन भर शाम को आ जाया करता। अब यहाँ पर जो भी बात कहती पूजा, तो वो पति भी थोड़ा सा डांट में और ऐंठ में वो काम किया करता। जबरदस्ती ननद से कहती कि मुझे कुछ खाने को दे दो। तो ऐसे उसका वक्त निकल रहा था दोस्तों। अब पूजा का पति वॉशरूम जाता है, लेकिन जो अपना फोन होता है वो पूजा के पास छोड़ देता है। जब पूजा उस फोन को उठाती है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें देखती है। वो उसका लॉक देखती है कैसे खुलता है। लॉक खोलकर उसमें देखने लगती है तो उसे कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसी फोटो, ऐसी वीडियो मिलती हैं कि पूजा जो जच्चा थी उस समय, जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई थी, वो बिल्कुल टूट जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और दोस्तों यहाँ पर वो बीमार भी हो जाती है। और वो खाट में ही लेटी लेटी, बिस्तर पर ही लेटी लेटी अपने पति से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे कैसे हो गए। और यहाँ पर पूजा को एक और बात अपने पति की पता चलती है कि उसका पति शराब का सेवन भी किया करता, क्योंकि जब उसकी डिलीवरी थी तो काम कर कर वो इतनी थक जाती कि ध्यान नहीं दे पाई किसी चीज पर। वो पति बीते 5-6 महीने से शराब का सेवन कर रहा था, लेकिन पूजा को एहसास नहीं होता है दोस्तों। जब पूजा को 2-2 झटके एक साथ में लगते हैं तो पूजा बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। और यहाँ पर पूजा अपने पिता को बुलाती और कहती है कि पिताजी, मैं ऐसे नहीं रह सकती, ये किसी और लड़कियों के चक्कर में है और शराब भी पीते हैं, और इनके घर में इनकी माँ मुझे पानी तक पीने के लिए नहीं देती। मैं रोज रोज किसके आगे हाथ जोड़ूं, किससे कहूँ कि भाई मेरे दुख को समझे। दोस्तों पूजा का पिता इन सब चीज़ों को देखता है और अपनी बेटी को, जो अभी डिलीवरी हुई है, जच्चा है, उसे अपने घर ले जाता है। पूजा अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद दोस्तों बेटी 1 महीने की हो जाती है। नामकरण भी मायके में ही होता है, लेकिन पूजा की आंखों में इंतजार था कि शायद वो सुधर जाएं या ठीक हो जाएं और सब कुछ मेरी ज़िंदगी में सही हो जाए। लेकिन दोस्तों कुछ भी सही नहीं होने वाला था। पूजा के पिता पूजा के पति को बुलाते हैं। पति आता है तो यहाँ पर पूजा का पिता कहता है कि तुम्हें अपना घर बसाना है या नहीं बसाना। तो यहाँ पर पूजा का पति कहता है संजय कि कहो पिताजी, कैसे मेरा घर बसेगा। तो वो कहता है पहले शराब छोड़नी होगी, फिर ये गलत आदतें छोड़नी होंगी, उसके बाद मेरी बेटी को बहुत प्यार से रखोगे। तो यहाँ पर संजय कहता है कि नहीं पिताजी, मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। बड़े ही ऐसे अल्फाज उसके थे कि मानो जैसे कि कितना ईगो इंसान में भरा हुआ हो। और वो कहता है कि मैं इतनी शराब भी नहीं पीता जितनी तुम्हारी बेटी ने इशू बना दिया, और मैं अब नहीं इसको नहीं लेकर जाऊंगा। और वो वहाँ से लड़ाई कर कर अपने ससुर से अपने घर चला जाता है। ये सब चीज़ें पूजा देखती है। 6-7 महीने तक अपने पति का फिर भी इंतजार करती है, लेकिन उसके बाद पूजा और पूजा के पिता डिवोर्स केस फाइल करते हैं और इस संजय से डिवोर्स ले लिया जाता है। दोस्तों ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पूजा टूट जाती है। तन्हा पहले से ही रह रही थी, जिंदगी में सुख नाम की चीज़ तो उसने देखी नहीं, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता दोस्तों। अब पूजा 5-6 महीने तो अपने वहाँ पर रहती है। इन सब के बीच में पूजा की जो बेटी थी वो करीबन 1 साल की हो जाती है। 1 साल की होने के बाद पूजा की एक बुआ दिल्ली में रहती है, तो पूजा दिल्ली आती है। उस बुआ का एक ब्यूटी पार्लर होता है। तो दोस्तों जो हुनर पूजा का था, जो उसने सीखा था केवल इस पर्पज से कि कभी काम आ जाएगा, तो वो आज यहाँ पर काम आता है। दोस्तों 2 साल तक पूजा और पूजा की बुआ एक ब्यूटी पार्लर में मेहनत करती हैं, क्योंकि पूजा की बुआ का ब्यूटी पार्लर होता है और उस ब्यूटी पार्लर को वो एक बड़ा ब्रांड बना देती हैं दिल्ली के अंदर। इतने में ही पूजा की बेटी जो 3 साल की हो जाती है, उसे पूजा अब स्कूल भेजने लगी थी और उस पार्लर में उन दोनों बुआ भतीजों के नीचे कम से कम 15 से 20 लड़कियां काम किया करती और लोगों के रोजगार का वो जरिया बनती हैं। अब ब्यूटी पार्लर अच्छा चलने लगता है। उसी शाखा के 2 ब्यूटी पार्लर और खोले जाते हैं और वहाँ पर ऐसे ही 10-10, 15-15 लड़कियां काम पर रखी जाती। तो दोस्तों इनके तो वारे के न्यारे हो जाते हैं और इनके पास बहुत धन पैसा आने लगता है। जब पैसा आने लगता है तो उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, तो पूजा अपनी बेटी को स्कूल लेने गई थी। अब स्कूल लेने गई थी, जैसे ही वहाँ से निकलती है तो हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगती हैं।
रोड पर माँ बेटी होती हैं तो कोई भी अपना ऑटो या गाड़ी नहीं रोकते हैं, क्योंकि उस दिन क्या था दोस्तों, पूजा को अर्जेंट ही अपनी बेटी को लेने जाना पड़ता है क्योंकि स्कूल की बस खराब हो जाती है। मैडम का फ़ोन आता है और पूजा की जो गाड़ी थी उसे उसकी बुआ कहीं पर ले गई थी। सब चीज़ें ऐसे बनती हैं कि मानो जैसे प्लानिंग की हो, क्योंकि किसी को मिलाना होता है ना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। अब दोस्तों यहाँ पर पूजा अपनी बेटी को निकलती है तो वो ऑटो वाला मिलता है, तो वो ऑटो वाला कोई और नहीं होता, वो पूजा का ही पति होता है, जिसे वो 3-4 साल पहले छोड़कर दिल्ली आ गई थी। दोस्तों संजय उस ऑटो को चला रहा होता है। पूजा जब बैठने वक्त तो देखती नहीं है कि ये संजय है, लेकिन जैसे ही बैठती है तो सामने का जो शीशा होता है उसमें से उसकी शक्ल दिखाई देती है और पूजा समझ जाती है। और पूजा के मन में जो लहरें थी वो उछाल पर थी कि भाई एक इतना अच्छा कमाने वाला व्यक्ति ऑटो क्यों चला रहा है। पूजा लेकिन फिर भी कुछ जानना नहीं चाहती और अपने पति से कहती है कि तुरंत अभी ये ऑटो रोको, मुझे इस ऑटो में नहीं बैठना होता। सुंदर सी उसकी गुड़िया सी बेटी कहती है, अरे अंकल ऑटो रोको, हमारी मम्मी आपके ऑटो में नहीं बैठना चाहती। ये कुछ वर्ड मैंने आपको बोल दिए हैं। तो यहाँ पर जब बेटी भी कहती है वो भी कहती है, तो जो पूजा का पति होता है एक पल के लिए अपनी बेटी को देखकर बस मोहित हो जाता है कि कितनी सुंदर मेरी बेटी बनी है, क्योंकि यहाँ पर वो भी समझ जाता है कि ये पूजा है और पूजा की जो मेरी बेटी है। दोस्तों अब तेज बारिश आ जाती है, पूजा ऑटो से नहीं उतर पाती है, तो जो पूजा का पति होता है वो कहता है कि अरे क्यों मेरे पेट को लात मार रही हो, थोड़ी दूर बैठकर चलो, मुझे इस ऑटो की किस्त भी भरनी है। अब पूजा कहती है कि हमें क्या लेना तुम्हारी किस्तों से, और तुम तो इतने अमीर हुआ करते थे कि अब ऑटो क्यों चला रहे हो। तो यहाँ पर जो पूजा का पति है वो हल्के से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखना चाहता है, लेकिन पूजा उसे खींचकर अपनी तरफ कर लेती है और कहती है खबरदार अगर इसको हाथ लगाया तो। क्योंकि पूजा ने डिवोर्स के बाद भी अपनी बेटी अपने पति को नहीं दी थी दोस्तों, वो उसका पालन पोषण खुद करना चाहती थी। बेटी के लिए जितनी माँ ज़रूरी है उतना पिता कहते हैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूजा इस बात को मानती है। अब ये बात होती है तो यहाँ पर वो व्यक्ति रोने लगता है, ऑटो वाला, पूजा का पति, और कहता है कि क्यों मुझे परेशान कर रही हो। तो पूजा कहती है कि मैं तुम्हें क्या परेशान कर रही हूँ, और पूजा कहती है कि मुझे बताओ तो सही तुम ऐसी इस हालत में कैसे पहुँच गए। तो यहाँ पर उसका पति कहता है कि तुमसे डिवोर्स के बाद मैं और लड़कियों के चक्कर में रहा करता, शराब का सेवन बढ़ गया था और मेरा बिजनेस तुम्हें जाते ही एकदम ठप हो जाता है। बिजनेस ठप होने के बाद मैं अक्सर उन चीज़ों में पड़ चुका था कि जहां मेरा बिजनेस पे ध्यान नहीं रहता है पूजा, और मेरा पूरा बिजनेस डूब जाता है। लोन पर लेकर मैंने बिजनेस को खड़ा किया था, वो लोन भरा नहीं जाता, तो ये जो बैंक वाले होते हैं सभी प्रॉपर्टी मुझे बेचनी पड़ती है और वो लोन चुकाने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पर दिल्ली में आकर ऑटो चलाता हूँ और मुझे नहीं पता था कि तुम दिल्ली में रहती हो। तो यहाँ पर पूजा उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी पूजा कहती है कि कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तुम्हारी माँ और बहन मुझे बड़े ताना माना करते थे इस पैसे को या इस बिजनेस को लेकर, अब तुम कर लो, क्या करोगे, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो संजय के पिता थे उसके तनख्वाह से केवल घर का गुजारा चला करता और ऑटो चलाकर ये व्यक्ति, इसका पति पूजा का अपना गुजारा किया करता। अब यहाँ पर पूजा को थोड़ा सा दर्द आ जाता है और कहती है कि चलो ठीक है, जहाँ पर हमारा घर है वहाँ पर हमें छोड़ दो। अब ये इनको वहाँ पर छोड़ देता है, तो पूजा 10,000 रुपये अपने पति को उस दिन ऑटो का किराया देती है। कहती है कि ले इसको अपनी किस्त भर देना, और कभी भी तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, तुम उस पर फ़ोन कर सकते हो। दोस्तों 10,000 रुपये को लेकर जो संजय होता है वो चला जाता है। अब इन दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। संजय बार बार पूजा के पास फ़ोन किया करता और कहता कि मुझे तुमसे शादी करनी है, दोबारा घर बसाना है, मुझे माफ़ कर दो। बार बार माफ़ी मांगी जाती तो पूजा इसको स्ट्रिक्ट कहती है कि तुम मुझ पर दोबारा फ़ोन मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगी, फिर तुम किससे बातें किया करोगे। तो यहाँ पर संजय नहीं मानता है। दोस्तों अब संजय अपनी पत्नी को पाने के लिए अपनी ससुराल पहुँच जाता है और ससुराल जाकर अपने सास ससुर के पैर पकड़ लेता है, कह देता है कि पिताजी करीबन 2 साल तो मुझे शराब को छोड़े हुए हो गए, अब मुझे मेरी पूजा वापस लौटा दो, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। दोस्तों पूजा का जो पिता था
वो अपनी बेटी से अक्सर शादी के लिए कहा करता, लेकिन पूजा कह दिया करती कि एक से ही शादी हुई है और उसी के नाम से मरना है, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वो भी समझ जाते हैं कि अगर पूजा इसके साथ जाएगी, हालांकि वो दूसरी शादी तो नहीं करेगी। तो यहाँ पर पूजा के परिवार वाले पूजा को अपने पास बुलाते हैं दिल्ली से और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। पूजा का पिता कहता है कि बेटी, ये तुम्हारी बेटी है, इसको बाप का नाम मिल जाएगा। और यहाँ पर वो व्यक्ति तुमसे माफ़ी मांग रहा है, वो बार बार कह रहा है कि मैं पूजा के बिन नहीं रह सकता और मुझे माफ़ कर दो। तो हर किसी इंसान का बनता है कि माफ़ी मांगने वाले से बड़ा माफ़ कर देने वाला होता है। तो बेटी, उसे माफ़ कर दो और अपनी गृहस्थी को बसा लो। दोस्तों, यहाँ पर माँ बाप के कहने पर पूजा अपने पति को माफ़ कर देती है और वो दोनों एक हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से दोबारा शादी होती है। जो सास और ननद हमेशा ताने मारा करती, वो भी अपनी बहू से क्षमा मांगने लगती हैं और ये परिवार ऐसे बस जाता है। पूजा के ससुर पूजा के पिता से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि बेटी लेकर गया था लेकिन बेटी को मुझे रखना नहीं आया। वो पहले भी कई बार माफ़ी मांग चुका था अपने दोस्त से। तो दोस्तों, ऐसी कहानियाँ हमारे घरों में हो जाया करती हैं। कहानियाँ क्यों हो जाया करती हैं? क्योंकि थोड़ी सी हमारी ही लापरवाही होती है। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो सभी की सोच अलग अलग है, सब अपनी सोच के हिसाब से बोलते हैं। तो कुछ लोग इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। कभी सास कारण बनती है बेटों का घर उजड़ने में, तो कभी बहू कारण बनती है माओ को बेटों से अलग करने में। लेकिन ऐसी बातें करनी क्यों? परिवार एक रहे तो कितना अच्छा रहेगा। कैसी आप लोगों को स्टोरी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।